Now I have started recording here, है ना? So I'll show you the output. Now we will go into this thing. So guys, any doubts from previous lecture? Were you able to revise? Hmm? Because we have limited participant today, like please make sure we are discussing. This should not be a monotonous session. Please do participate. You guys are making this session on a new year day, so please let's make it a productive. Otherwise, no sense of doing this session on a for January, right? Because all of us are sacrificing fun. सो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट. मतलब अगर डिस्टर्बेंस नहीं है तो प्लीज़ अपने माइक को अनम्यूट ही रख सकते हो. अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो ठीक है, म्यूट रखो. तो कोई कोई एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? No, sir. No, sir. नथिंग. चलो कूल. सो गाइज, हमने लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड विद द कंसाइनी पार्ट. कंसाइनर का पार्ट हमने देख लिया. कंसाइनर का पार्ट में हमने बेसिकली क्या देखा? पहले तो हमने इनिशियली देखा कंसाइनर और कंसाइनी में डिफरेंस वगैरह क्या होता है. एक प्रिंसिपल है और दूसरा एजेंट है. मतलब कंसाइनी वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, राइट? और वो सब देखने के बाद हम गए कंसाइनर का अकाउंटिंग पर. कंसाइनर का अकाउंटिंग में हमने बहुत चीज़ें देखा कि हमें अकाउंटिंग कहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है. जब आपका गुड्स जा रहा है, जब भेज रहे हो, तभी से अकाउंटिंग को स्टार्ट कर देना पड़ता है. क्योंकि आपने सामान कंसाइनमेंट पे भेजा है, दो इट्स नॉट अ सेल, दो इट इज़ नॉट अ सेल, बट आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसको आप एक कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल देते हो, ठीक है? और उसी अकाउंट के थ्रू आप प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कैलकुलेट करते हो एंड में जाकर. क्योंकि आप प्रोसेस क्या होता है कि आप सामान कंसाइनमेंट में भेजते हो तो वो सामान कंसाइनी को रिसीव होता है, एक्सपेंसेस इनकर होता है. जो कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है कंसाइनर करे, कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है कंसाइनी करे, ठीक है? वो एक्सपेंसेस वगैरह को भी आप डाल देते हो कंसाइनमेंट अकाउंट में. आप उसके बाद कंसाइनी को जब सामान मिलता है तो वो हो सकता है फर्दर सेल करेगा, तो फाइनल आपका सेल्स का अमाउंट आता है. उसके बाद हो सकता है कुछ अनसोल्ड स्टॉक रहे, तो अनसोल्ड स्टॉक बेसिकली क्या होता है? इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट. इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट को अलग से दिखाते हैं, चाहे बैलेंस शीट में भी अलग से दिखाते हैं. क्यों बैलेंस शीट में अलग से दिखाते हैं? द रीजन बीइंग, द रीजन ऑफ शोइंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट सेपरेटली इज कि आपका जब स्टॉक मैचिंग करोगे तो आपके वेयर हाउस में सिर्फ 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 ऐसे वाले स्टॉक दिखेंगे जो आपके वेयर हाउस में प्रेजेंट है, बट इन्वेंट्री ऑन जो कंसाइनमेंट है, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट वाले स्टॉक्स नहीं दिखेंगे. इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट वाले स्टॉक वेयर हाउस में नहीं दिखेंगे, बट आपके एसेट में आएंगे, आपका बैलेंस शीट में आ रहा होगा, तो इसलिए आपको बैलेंस शीट में सेपरेट करके दिखाना पड़ता है. अगर आप सेपरेट नहीं करोगे, अगर आप टोटल दिखोगे, तो कभी भी आपका वेयर हाउस का इन्वेंट्री और बैलेंस शीट का इन्वेंट्री कभी भी मैच नहीं करेगा. यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, गुड. सो आपको दोनों को टैली करने के लिए आपको बाइफर्केशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये हुआ हमारा. और फिर आपको ये भी हमने देखा था डेल क्रेडे कमीशन होता है, डेल क्रेडे बेस्ड कमीशन होता है, और एक होता है नॉर्मल ऑर्डिनरी कमीशन. ऑर्डिनरी कमीशन में क्रेडिट सेल्स का रिस्क, क्रेडिट सेल्स का रिस्क किसका होता है? स्टूडेंट फटाफट आंसर देंगे. कंसाइनर का. कंसाइनर का होता है, वेरी गुड. एंड डेल क्रेडे कमीशन में कंसाइनी का होता है. तो एक बात बताओ, डेल क्रेडे इज अ ओवर एंड अबव कमीशन. बेसिकली जो आपका ऑर्डिनरी कमीशन होगा वो तो हो गया ही होगा, उसके ऊपर आप कुछ परसेंटेज दोगे, दैट इज अ डेल क्रेडे पोर्शन, राइट? ऑर्डिनरी कमीशन तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप वो बैड डेट का भी रिस्क उठा रहा है, बैड डेट का भी रिस्क उठा रहा है, तो ऑफकोर्स वो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन लेगा. तो डेल क्रेडे कमीशन, डेल क्रेडे वाले केस में कमीशन का जो परसेंटेज होगा, डेल क्रेडे वाले केस में जो परसेंटेज होगा वो हमेशा 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 ऑर्डिनरी कमीशन से ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि वो एडिशनल रिस्क बियर कर रहा है, एडिशनल रिस्क बियर कर रहा है. अब बताओ स्टूडेंट्स, अगर डेल क्रेडे वाले केस में, अगर डेल क्रेडे वाला केस है और बैड डेट होता है, अगर डेल क्रेडे वाला केस है और बैड डेट होता है, तो क्या कोई एंट्री कंसाइनर के बुक्स में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा. No, sir. नहीं जाएगा. तो सिंपल लॉजिक इज कि हम तो बियर कर ही नहीं रहे, हम
बैड डेट भी हो गया, स्टिल वी आर हैव राइट टू रिसीव द अमाउंट, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ऑर्डिनरी वाला केस होता तो उसका जो ट्रीटमेंट होता सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू योर एक एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट करते हो वैसे सिमिलर ट्रीटमेंट बैड डेट का भी हो जाता है, राइट। यहाँ तक में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कमीशन वाला डेल क्रेडिट एंड नॉर्मल कमीशन, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अकाउंट सेल्स भेजता है, अकाउंट सेल्स कंसाइनर को भेजेगा पीरियडिकल बेसिस पे और वेरियस डिटेल्स उसमें स्टेट आउट करेगा, ठीक है। उसका भी हमने नोट्स देख लिया एंड यू कैन सी दैट ऑन आवर स्क्रीन एज वेल, ठीक है। इसके बाद अब ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है, ये मानते कि प्रिंसिपल इज अ बिगर एंटिटी एंड द agent will be a smaller entity. Basically consignee will be a smaller entity in comparison to consigner, but still it's very important, but it is still very important to understand the accounting of consignee, क्योंकि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती है कि तुम अकाउंटिंग दोनों का जानो, है ना। यू हैव टू हैव अ यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। सो आप अब कंसाइनी का भी अकाउंटिंग कैसे करोगे ये समझना पड़ेगा। क्यों? अब आपको ये समझना पड़ेगा टाइम फ्रेम को, टाइमलाइन को समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टार्ट कब होगा, कैसे करना अकाउंटिंग। क्या हम जब सामान भेज रहा है, जब कंसाइनर सामान भेज रहा है अपने वेयर हाउस से जब निकाल रहे हैं सामान, तो क्या तब कोई अकाउंटिंग होगा क्या कंसाइनी के बुक्स में? नहीं। हु वाज दिस, विशाखा और गुंजन? Me, Vishaka. All right, Gunjan, what about you? What will be your answer? What will be your answer, Gunjan? Or like you are not sure? Yes, sir. Sometimes तो मुझे लगता है कि एकदम से नींद से उठती हो गुंजन। Yes sir? नहीं सर, क्वेश्चन। हाँ वही तो, अब नींद से उठे तो क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन ये है, हमने अभी तक कंसाइनर का अकाउंटिंग देखा है, राइट। कंसाइनी का अकाउंटिंग अभी तक हमने नहीं देखा था। हम जब कंसाइनमेंट में सामान भेजते थे तो हम क्या करते थे, कंसाइनमेंट को डेबिट करके डेटर टू सेल्स के बदले कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करके और टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कर देते थे, है ना। किसके बुक्स में कर देते थे? कंसाइनर के बुक्स में कर देते थे, राइट। कंसाइनर के बुक्स में करते थे, कंसाइनर ये एंट्री डालता था। अब दूसरे तरफ कौन है? कंसाइनी बैठा हुआ है जो वो सामान को रिसीव करेगा, राइट। वो सामान को रिसीव करेगा। अब समझो, अब जब सामान निकल रहा है उसके वेयर हाउस से, तो क्या कोई एंट्री डलेगा क्या कंसाइनी की बुक्स में? कंसाइनर के बुक्स में हमने देख लिया डेटर टू सेल्स, कंसाइनर के बुक्स में हमने क्या देख लिया, डेटर टू सेल्स। बट क्या कंसाइनी के बुक्स में कोई एंट्री डलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं डलेगा? क्योंकि वो एजेंट इसीलिए। देखो तुम लोग आंसर बहुत बारी सही देते हो, बट तुम लोग जो लॉजिक देते हो नो, दैट डजंट शो लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि कल को मैं अभी हाथों हाथ बोल दूँ ना कि एंट्री डलेगा तो तुम लोग अग्री कर लोगे कि हाँ एंट्री तो डलेगा। तो अपना लॉजिक को बहुत स्ट्रांग रखो। क्यों एंट्री डलेगा समझो, कोई कारण नहीं है एंट्री डालने का ना। उसके वेयर हाउस से सामान निकला है, हमें ना मिला है, ना हमें कोई रिस्क ट्रांसफर हुआ है। हमें क्या लेना देना, वो सामान कहीं पे भी भेज दे, वेयर हाउस से निकाल के दूसरे जगह भी भेज देगा, क्या हमें पता। हमें कुछ कंट्रोल मिला है क्या सामान का? अभी तक नहीं मिला है। कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। हमें मिलता भी है तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पोजेसन मिलता है, ओनरशिप तो कभी भी मिलता ही नहीं है, राइट। तो हमें कोई भी एंट्री नहीं डालना है, राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में मैंने नोट्स बनवाया था एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनी के बुक्स में क्या क्या एंट्री डालोगे? तो जब सामान बेचते हो तब आपका ऑब्लिगेशन क्या आता है? सामान बेचे हो, एक तो आपका एक एंट्री तो ठीक है, नॉर्मली आप क्या डालोगे कि आप जो डेक्टर्स को, जो कस्टमर को सामान बेच रहे हो, उससे पैसा लेने का राइट रिसीव होगा, चाहे आप कैश में रिसीव कर लोगे। दैट इज अ नॉर्मल एंट्री, राइट। दैट इज अ नॉर्मल एंट्री। बट
आपका एक एडिशनल राइट क्या होता है, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो। तो जब आप कस्टमर से राइट टू रिसीव बोल रहे हो, जब आप कस्टमर से राइट टू रिसीव बोल रहे हो, तो दूसरा आपका ऑब्लिगेशन क्या क्रिएट हो जाता है? लाइबिलिटी कंसाइनर के लिए, कंसाइनर के लिए। मतलब परफेक्ट परफेक्ट, यू आर बैंग ऑन विशाखा। कि हमारा लाइबिलिटी भी हाथों हाथ क्रिएट हो जाता है। तो आपको ये एंट्री आपको डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? देखो स्टूडेंट्स, हमने ये एंट्री लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कैश बैंक डेटर्स टू कंसाइनर अकाउंट, कैश बैंक डेटर टू कंसाइनर अकाउंट। समझ में आता है? यस, नो, नॉट एप्लीकेबल? यस सर। नॉर्मल एंट्री है कि हमें या तो एक तरफ डेटर क्रिएट हो रहा होगा, जब हमने सामान बेचा तो या तो डेटर क्रिएट हो रहा होगा, या कैश मिला होगा, या हमें बैंक में पैसा आया होगा, यही तीनों में से कुछ हुआ होगा। यस सर। दूसरे तरफ हमारा ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे सेल्स के थ्रू नहीं रूट होता है एंट्री। क्यों सेल्स के थ्रू एंट्री नहीं हो? मैं एजेंट हूँ, मेरा कोई सेल्स नहीं हो रहा है, मेरे पास कभी भी ओनरशिप आता ही नहीं सामान का, तो मैं कैसे सेल बता दूँ? एक बात बताओ कि कोई भी एक लॉजिकल इंसान क्या ये बात बोल सकता है कि मैंने कोई ऐसा सामान बेच दिया, मैंने कोई ऐसा सामान बेच दिया जिसका मैं ओनर नहीं था? क्या ये पॉसिबल है? नो सर। जिसका ओनरशिप होगा उसी को तो मैं बेच सकता हूँ ना। तो इसलिए क्योंकि कंसाइनी के पास कभी भी ओनरशिप नहीं होता, तो कभी भी कंसाइनी के बुक्स में सेल्स का एंट्री नहीं जाता है। आप सिर्फ एसेट टू एसेट ट्रांसफर कर दिए, मतलब एक या तो कैश आपने रिसीव करा, या तो आपने बैंक में पैसा रिसीव करा, या तो आपका डेटर है। ठीक है, इन तीनों में से कुछ होगा जो आपने ऑब्लिगेशन अब दिखा दिया, आपने ऑब्लिगेशन दिखा दिया। ऑलराइट, उसके बाद होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। प्लीज बोर्ड पे मत देखो, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। लॉजिकली बोलो क्या होगा? आपने एक्सपेंसेस, कंसाइनी ने एक्सपेंसेस इनकर किया है, क्या एंट्री होगा? बोर्ड पे मत देखो, नॉर्मल दिमाग लगाओ कि मैंने मान लो विशाखा तुमने मेरे बिहाफ में कोई खर्चा इनकर कर दिया है, तो क्या करोगे, क्या एंट्री डालोगे? सर तो मेरे को आप और आपके भी आप में पैसा दिए तो मेरे को आपसे पैसा लेना पड़ेगा ना। वेरी गुड, वन थिंग। तो उसको क्या करोगे? पैसा लेना है तो मैं आप आपके नाम से एंट्री डालेंगे और टू मेरे को क्या करोगे? क्या डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे? डेबिट। डेबिट करोगे। और दूसरा लिंक क्या हाँ, होगा? हमको पैसा मिलेगा तो वही कैश। मिलेगा नहीं, आपका पैसा गया है। हाँ मतलब सॉरी, मतलब गया है तो मेरा वो मतलब या तो पैसा गया होगा, या तो आपने किसी से उधार पे मेरे बिहाफ पे एक्सपेंसेस इनकर कर दिया है ना, या तो आपका बैंक से पैसा गया, या तो कैश गया। तो एक क्या हो गया, हाँ। सूरज अकाउंट डेबिट कर दोगे। क्रेडिट क्या करोगे? क्रेडिट आप वेरियस अकाउंट कर सकते हो, कैश कर सकते हो, बैंक कर सकते हो, राइट? बैंक कर सकते। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंसेस इनकर। तो कोई भी कभी भी एकदम लॉजिकली सोचो ना, कुछ भी एंट्री को याद नहीं करना पड़ेगा, लॉजिकली सोचो। कमीशन, कमीशन इज व्हाट? इनकम फॉर कंसाइनी। यस कमीशन इज इनकम ना। अब कमीशन मिलता किससे? कंसाइनर से मिलता है, तो कंसाइनर विल बी अ डेबिट, मतलब नॉर्मल डेटर जैसा होता है, और टू कमीशन इनकम। ठीक है, और बैड डेट्स में अगेन यू विल हैव टू सी व्हाट इज द केस। तो बैड डेट्स में हमेशा एक एंट्री तो डालना पड़ेगा, एक एंट्री तो डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब भी आपने आगे बेचा होगा सामान, जब भी आपने आगे बेचा होगा सामान, तो सामान जब आपने बेचा होगा तो आपका एक तो आपने बुक्स में क्या क्रिएट करके रखा होगा? डेटर्स को क्रिएट करके रखा होगा। आपने ये एंट्री पास करा होगा ना, डेटर टू कंसाइनर, ये वाला एंट्री, यस सर। ये वाला एंट्री तो पास करा होगा। अब जब आपने ये डेटर टू कंसाइनर वाला एंट्री पास कर दिया, जब आपने डेटर टू कंसाइनर वाला एंट्री पास कर दिया, बट आपको बाद में पता चला कि ये डेटर जो है ना, ये डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, ये डेटर से पैसा नहीं मिलेगा। जब आपको ये बात पता चला कि डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको ये डेटर को बुक से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक चीज़ तो हो गया, टू डेटर करना पड़ेगा। इतना बात तो समझ में आता है? यस सर। यस सर। है ना? अब टू डेटर करना पड़ेगा। डेबिट क्या हो जाएगा? बैड डेट। अब ये जो बैड डेट का जो ट्रीटमेंट है ना स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि कौन से वाले केस है, डेल क्रेडिट वाला केस है या नॉर्मल वाला केस है। अब बताओ, और नॉर्मल वाला केस में बैड डेट कौन बियर करता है? कंसाइनर। कंसाइनर बियर करता है। तो आपको क्या ये बैड डेट कंसाइनी के बुक्स में आना चाहिए था?
नो सर। तो नहीं ये सर। डेबिट तो गलत हो गया है। तो अब ये डेबिट को सही करने के लिए बैड डेट को तो क्रिएट करना पड़ेगा। यस सर। अब तुम्हें जो पैसा तुम्हें इससे नहीं मिला, जो पैसा तुम्हें किससे नहीं मिला, इस कस्टमर से नहीं मिला, वो पैसा कौन देगा? कंसाइनर देगा। कंसाइन, यस सर। कंसाइनर को डेबिट करोगे तो ये एंट्री डल जाएगा, कंसाइनर टू बैड डेट। एक सेकेंड सर, अगर हमको पैसा नहीं मिला कुछ सेल किए तो हम कंसाइनर से पैसा मांगेंगे? कंसाइनर से पैसा बेसिकली नहीं मांग रहे हो। बेसिकली मान लो जब तुमने एंट्री डाला, मान लो सेल्स हुआ 10 लाख रुपए का। मैं तुम्हारा डाउट समझ गया, तुम्हारा डाउट लॉजिकल है, बट थोड़ा सोचोगे तो ये क्लियर हो जाता। 10 लाख रुपए का जब एजेंट ने सेल करा तो क्या एंट्री डाला? डेटर टू कंसाइनर। कंसाइनर 10 लाख रुपए, है ना? यस सर। अब पता चला 1 लाख रुपए मुझे नहीं मिलने वाला है, 1 लाख रुपए नहीं मिलने वाला है। जब तुम्हें ये पता चला कि 1 लाख रुपए नहीं मिलने वाला है तो तुमने क्या एंट्री पहले तो डाला? बैड डेट टू डेटर। बैड डेट टू डेटर 1 लाख रुपए डाला तो तुम्हारा डेटर अब बुक्स में 9 लाख का ही बच गया। यस सर। बैड डेट टू डेटर, है ना? अब बताओ, मैंने क्या बोला? एक और एंट्री डालो कि क्योंकि ये बैड डेट तो मेरा है नहीं, तो बैड डेट को क्रिएट कर दो, खत्म कर दो, बुक से हटा दो। अगर मेरा रहता तो कोई बात नहीं, बट मेरा तो है नहीं ये तो किसका है? ये है कंसाइनर का, राइट? तो अब बताओ, यस सर। बैड डेट से क्या फर्क पड़ा कि विल यू स्टिल गिव कंसाइनर 10 lakhs रुपीज? नो सर। हाउ मच यू विल गिव? 9 lakhs। 9 lakhs। तो क्योंकि 10 लाख रुपए क्रिएट कर दिया था तो अब 9 लाख देना है, तो डेबिट कंसाइनर को करोगे 1 लाख रुपए से, तो यस नेट में सर। उसके अकाउंट में 9 लाख रुपीज ही दिखेगा ना। तो Yes, पैसा sir, का समझ ना गया। जाना भी तो आना ही होता है ना, यस सर। है ना? समझ में आता है? यस सर। कोई गिला, कोई सिकवा? बिल्कुल नहीं। ऑलराइट। So we'll start with today's session now. Actually, we were supposed to solve this particular question, right? यस सर। ओके जी, फिर सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 2। सो ये क्वेश्चन ना सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखा था, बट हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था? कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। अब इसी क्वेश्चन को आपको करना क्या है? कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सेम क्वेश्चन है बट आपका काउंटिंग डिफर हो जाएगा, किसके बुक्स में बना रहे हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कंसाइनी के बुक्स में बनाना है। क्वेश्चन एग्जैक्टली डिटो सेम है, बट कंसाइनी के बुक्स में है। कंसाइनर के बुक्स में अकाउंटिंग हमने देख लिया डिफरेंट होता है, कंसाइनी के बुक्स में कैसे करना है ये देखो। सेम क्वेश्चन में बोल रहा है ईएक्सी। ईएक्सी क्या है? कंसाइनर है, कंसाइनर सामान भेज रहा है ना? ईएक्सी कंसाइनर है। 1 जुलाई 2019 को WIE को गुड्स भेज रहा है 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का गुड्स भेज रहा है, और उसमें पैकेजिंग वगैरह में भी 1,000 रुपये स्पेंड किया है। पैकेजिंग में 1,000 रुपये स्पेंड किया है। 3 जुलाई को आपका सामान मिल गया, नहीं 3 जुलाई को सामान नहीं मिला है। WIE रिसीव द गुड्स, हाँ सॉरी, सामान मिल गया एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू EXE फॉर ₹30,000। ये एडवांस दे रहा है ना?
ये एडवांस दे रहा है 30,000 का, बेसिकली बिल्स पेबल है। अब बिल्स पेबल पे हम और डिस्कशन कर लेंगे, हमने एक दो बार डिस्कशन करा हुआ भी है। ये बेसिकली बिल्स पेबल है 30,000 रुपीज़ का, जो कि पेबल होगा 3 मंथ्स के बाद। 3 मंथ्स के बाद ये भजेगा। समझ जाओ ना कि एक कोई फ्यूचर का चेक दे दिया, मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा भी नहीं आज के डेट में, ठीक है। कंसाइनर को एक फ्यूचर का 3 महीने के बाद का चेक दे रहा है। तो क्या होगा, आज चेक देने से क्या होता है कि आपके अकाउंट से पैसा तो कटता नहीं है, आपके अकाउंट से पैसा तो कटेगा नहीं, और उसे आप एक तरीके से एडवांस दे दिया, ठीक है। 3 महीने बाद का आपने डेट का चेक काट दिया, तो आपके अकाउंट से भी आज के डेट में पैसा नहीं दिया, कटा, आपने उसको पैसा दे भी दिया, ठीक है। तो उसी काइंड ऑफ सिनेरियोज में आपको बोलते हैं बिल्स पेबल देते हो आप, ठीक है। पेबल एट 3 मंथ। WI स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट। अब WI कंसाइनी ने भी 2,000 रुपये फ्रेट एंड कार्टेज में स्पेंड कर दिया, 5,000 गोडाउन रेंट में स्पेंड कर दिया, और 300 रुपये इंश्योरेंस में स्पेंड कर दिया। और 31 दिसंबर 2019 को ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स बेसिकली वो डिटेल्स हो गया, अलॉन्ग विथ अमाउंट ड्यू टू EXE showing 4/5 ऑफ गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर 55,000। तो मतलब 4/5 गुड्स, मतलब 50,000 में 4/5 कितना होता है, 40,000 का सामान। 40,000 प्लस उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी ऐड करना पड़ेगा, तो उतना का सामान आपने 55,000 में बेच दिया है, ठीक है। 55,000 में बेच दिया है, एंड आपको 10% का कमीशन भी मिलने वाला है। और आपका एक कस्टमर जो है, वो एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो चुका है, जिससे आपको 600 रुपये लेना था, ठीक है, जिससे आपको 600 रुपये लेना था। अब आपको देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ होम कंसाइनी। वेरी सिंपल। अब बताओ, एक एक करके समझते हैं। क्या जब हम सामान भेज रहे हैं, फर्स्ट लाइन को देखना है, जब हम सामान भेज रहे हैं तो इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना था क्या? नो सर। नो सर। नहीं होना है ना। तो ये लाइन का तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा नहीं, राइट। ये लाइन का तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब बताओ, सेकेंड लाइन में जब एक्सेप्टेंस दे रहा है, बिल्स पेबल दे रहा है, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। लॉजिकल है कि आप एडवांस दे रहे हो, तो आपके लिए एडवांस में क्या हो गया, आपने एक काइंड ऑफ डिटर क्रिएट कर लिया। किसको एडवांस दे रहे हो? EXE को एडवांस दे रहे हो, और दूसरा साथ में आपका काइंड ऑफ लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गया। बिल्स पेबल सब जो होता क्या है, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे मान लो एक बैंक है, मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है, बट थोड़ा और क्लियर हो जाए। बैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे एग्जांपल में EXE है। EXE क्या है? कंसाइनर है। WYE कंसाइनी है ना। ये क्या है? कंसाइनर है, ये कंसाइनी है, राइट। यस नो बोल दो यार। यस सर। है ना। अब WYE के पास क्या आया, WYE का कोई कस्टमर था, ठीक है। WYE का कोई कस्टमर था जिसको WYE ने सामान सेल करा। WYE ने सामान इसको सेल करा, ठीक है। सामान सेल करा तो इसने इसको एक काइंड ऑफ इनवॉइस बनाता है ना, इनवॉइस बनाता है, बेसिकली एक बिल्स रिसीवेबल बना दिया। बिल्स रिसीवेबल बेसिकली लिख दिया उसमें कि इस कस्टमर से मुझे इतना इतना पैसा लेना है ना। और उसमें सिग्नेचर्स हो गया। वो एक बेसिकली एक फॉर्मल पेज में लिख दिया, जिसमें सारा डिटेल्स लिख दिया कि किससे WYE को पैसा लेना है, और उसमें ऑथराइज सिग्नेटरीज का साइन आ गया। अब वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, वो डॉक्यूमेंट आपका किस तरीके से काम करेगा, पैसे के जैसा काम करेगा। बेसिकली आप वो डॉक्यूमेंट किसी को भी आप दे दो,
आज WI का राइट है, अब WI इसको जाके दे दिया, EXE को वही डॉक्यूमेंट जाकर दे दिया, तो EXE कल को जाकर 3 महीने के बाद कस्टमर के पास जाएगा ना वो डॉक्यूमेंट लेकर, तो कस्टमर EXE को पैसा दे देगा। बेसिकली वो डॉक्यूमेंट में जिसमें डिटेल्स लिखा हुआ था, जो BR का डॉक्यूमेंट था उसमें डिटेल्स लिखा हुआ था ना, इस कस्टमर से WI को इतना इतना पैसा लेना है, WI को क्या करना पड़ता है, इंडोर्समेंट करना पड़ता है। इंडोर्समेंट सुना है क्या वर्ड? नो सर। 11th 12th में तो होना चाहिए। सिर्फ नेम ये वर्ड सुना हुआ है। ठीक है, इंडोर्समेंट बेसिकली क्या होता है कि अब WI का राइट था ना, WI का राइट था, तो WI क्या करेगा, WI चाहता है कि मैं ये डॉक्यूमेंट EXE को दे दूं और फ्यूचर में EXE जाकर पैसा ले ले। WI चाहता है कि मैं डॉक्यूमेंट EXE को दे दूं और फ्यूचर में EXE जाकर पैसा ले ले, तो इसे क्या करना पड़ेगा, WI को डॉक्यूमेंट को इंडोर्स करना पड़ेगा, इंडोर्समेंट करना पड़ेगा। टू हुम? टू EXE। वहाँ पे लिख देगा कि ये डॉक्यूमेंट हम इंडोर्समेंट करते हैं EXE को, और वहाँ पे WI सिग्नेचर कर देगा। ठीक है, तो जब ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा कस्टमर के पास, EXE कस्टमर के पास लेकर जाएगा, तो वहाँ पे देख लेगा इंडोर्समेंट का सिग्नेचर है, तो फिर पैसा कस्टमर EXE को दे देगा। बट अगर इंडोर्समेंट नहीं हुआ रहेगा तो ये भी हो सकता है ना कि WI का कल कुछ वो डॉक्यूमेंट चोरी हो जाता, तो किसी को भी हाथ लग सकता था, तो उस केस में पैसा कस्टमर नहीं देगा। वहाँ पे इंडोर्समेंट हुआ रहेगा तो पैसा मिल जाएगा। आप लोग ने ये चेक सब नहीं सुना है, बियरर चेक, अकाउंट पे चेक, ये सब सुना है? यस सर। बियरर चेक का मतलब क्या होता है? तो सिर्फ पे सुने हुए, बियरर नहीं सुने। देखो ये सब चीज़ पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत ना बैंक जाया करो। बैंक का तुम दोनों के शॉप में फॉर श्योर बैंक से काम होता होगा, कुछ कुछ बैंक में पैसा, बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है ना। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि तुम दोनों कभी कल बैंक जाया करो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी जाता था जब तुम लोग के एज में था ना, तो मैं तो लाइक इंटरेस्ट लेकर जाता था, और मेरे पापा जब भी मुझे ही देते थे कि जाओ के बैंक में, मुझे अच्छा लगता था कि वो डिपॉजिट स्लिप भरना है, उसमें मैं देखता था कि डिपॉजिट स्लिप में क्या क्या कंटेंट आता है, उसके बाद चेक जब आप बजा रहे हो तो आपका क्या क्या कंटेंट आता है। नॉर्मली मैं एक बार मैं आई टेल यू वन एक्सपीरियंस। चेक आप जब भजाते हो ना, चेक आप जब विड्रॉ करने जाते हो, तो अब का सिस्टम पता नहीं, कि अब मैं भी बहुत दिन से बैंक कभी गया नहीं हूँ, बट जब उस टाइम पे चेक आप भजाने जाते थे, तो आपका चेक में एक फॉर्मेट रहता था, पीछे की तरफ फॉर्मेट रहता था, जहाँ पे आप लिख सकते थे कि आपका कितना कितना मतलब डेनोमिनेशन का अमाउंट चाहिए। मतलब आप 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, तो नॉर्मली आप 10,000 रुपये का चेक प्रेजेंट करोगे, तो आपको जो कैशियर होगा वो अपने हिसाब से डेनोमिनेशन दे देगा। मतलब 1,000 का मान लो 10 नोट दे दिया, चाहे 500 का नोट दे दिया, बट आपको मान लो 100 रुपये का नोट चाहिए 10,000 में, तो आप पीछे मेंशन कर सकते थे। तो मैं ये देखा था कि मैं जब क्यू में खड़ा रहता था, कि कई बार क्या होता था, जब वो चीज़ मेंशन नहीं रहता था ना, तो आपको वो कैशियर कोई भी डेनोमिनेशन दे देता था। उसके बाद कस्टमर बोलता भी था कि नहीं मुझे ये वाला नोट चाहिए, तो वो बोलता था कि नहीं यही वाला रखना पड़ेगा। बट जब मैं मेंशन कर दिया ना, तो एक बार मुझे भी ऐसे कोई भी निकाल के दे दिया, फिर मैंने बोला कि मैंने तो पीछे में मेंशन किया हुआ है कि मुझे ये डेनोमिनेशन चाहिए। फिर उसने जब पीछे देखा, तो फिर उसने मुझे वही पर्टिकुलर डेनोमिनेशन निकाल के दिया। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच यू कैन लर्न। तो इसलिए बैंक वगैरह जाया करो कि विड्रॉल स्लिप्स एंड चेक में क्या होता है कि अगर एक चेक है कि किसी के नाम से काट दिया मैंने, मेरा अकाउंट है मान लो SBI बैंक में, और मैंने विशाखा के नाम से चेक काट दिया, सिर्फ विशाखा का नाम लिखा, देन दैट इज़ अ बियरर चेक। कि बियरर चेक बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को भी, किसी के पास अगर वो चेक है, किसी के पास भी वो चेक है, विशाखा के पास ना भी हो, कि मान लो गुंजन भी वो चेक लेकर जाती है बैंक में, तो गुंजन को वो पैसा मिल जाएगा, है ना। तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क क्या होता है कि मैंने अगर विशाखा को चेक दिया है, तो अगर विशाखा से मिसप्लेस हो गया चेक ना, तो वो पैसा कोई भी बैंक में से जाकर विड्रॉ कर सकता है। दूसरा क्या होता है, अकाउंट पे चेक।
अकाउंट पे चेक में बेसिकली क्या होता है, मैंने विशाखा का नाम लिखा और वहाँ पे एक क्रॉस लगाना पड़ता है, बेसिकली 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ता है इस टाइप से, ऐसे ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है और यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट पे चेक के ऊपर में। तो क्या होता है, जो विशाखा का अकाउंट है ना उसी में सिर्फ पैसा जाएगा। अब इससे बहुत बड़ा रिस्क क्या रिड्यूस हो गया कि कल को मेरा चेक हरा भी जाए, कल को मेरा चेक मिसप्लेस भी हो जाए, गुंजन को वो चेक मिल भी गया तो गुंजन कुछ कर पाएगी क्या? ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में जाएगी तो विशाखा का एक काम ही करके आएगी, क्योंकि कैशियर तो फिर भी विशाखा के अकाउंट में ही डालेगा पैसा, गुंजन को मिलेगा तो है नहीं। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ Yes. तो ये सब चीज़ प्लीज़, ये बैंक वगैरह जाओगे ना तो ये सब चीज़ सीखोगे एंड देन बुक्स से भी थेरेटिकली भी लिंक होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर तुम लोग के 11th-12th के कहीं ना कहीं अकाउंट्स में है अकाउंट पे चेक, बियरर चेक, और भी बहुत सारे होते हैं, बट जो 2 मेजर होता है ना, अकाउंट पे एंड बियरर चेक, ठीक है, जो तुम लोग को बहुत रेगुलरली कभी भी सुनने को मिलेगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ हमेशा बताया जाएगा क्योंकि आप एक बार सीए में आ जाओगे तो बहुत चीज़ इट इट विल बी अंडरस्टूड कि आप लोगों को पता होगा। अगेन कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए अपने डिस्कशन से। हमने क्या बोला कि तो इसने क्या करा, ऐसा ही 30,000 का बिल जो था बीआर इसको दे दिया, है ना, 30,000 का बीआर इसको दे दिया। ठीक है, तो एंट्री हमने डाल दिया EXCs आर असेट, क्योंकि हमने EXC को एडवांस दिया है ना, और इसको क्रेडिट कर दिया बिल्स पेबल को 30,000 रुपये से। ये एंट्री में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है 2,000 रुपये, 500 रुपये और 300 रुपये, ये किससे लेगा? ये कितना 2,800 रुपये इन्वेस्ट किया है ना, 2,800 रुपये किससे लेगा? इसका कोई एंट्री जाएगा कंसाइनर से। कंसाइनर से लेगा, और उसका क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो कंसाइनर EXC बैंक से पैसा गया 2,800 रुपये। इसका अकाउंटिंग रिलेटिवली बहुत ईजी होगा क्योंकि इसमें इन्वेंट्री वगैरह का वैल्यू वगैरह नहीं निकालना पड़ता है ना, तो इसका अकाउंटिंग रिलेटिवली बहुत ईजी होगा। अब जब ये 30,000 रुपये बच गया होगा, 30,000 रुपये गया, मान लो 30,000 रुपीज़ जो था, ये जब इसके ये भजा लिया, जब EXC ने अगर भजा लिया ये पैसा, तो क्या होगा, बिल्स पेबल डेबिट हो गया और इसके बैंक से पैसा चला गया। अब इसमें भी इसके बैंक से कैसे पैसा गया, अब तुम लोग के यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक आ सकता है, अगर तुम लोग ने वहाँ तक सोचा, तुमने बोला कि वो तो कस्टमर से जाकर पैसा लिया है ना, कस्टमर से जाकर पैसा लिया, तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि कस्टमर से पैसा नहीं लेकर 3 महीने के बाद आकर कंसाइनी से ही पैसा ले लिया और कंसाइनी अपने कस्टमर से पैसा ले लिया। समझ रहे हो? नहीं तो क्या हो सकता था, नहीं तो यहाँ पे डिटर्स हो सकता था, क्योंकि अब 30,000 रुपये अगर कंसाइनर ने कंसाइनी के कस्टमर से पैसा ले लिया है, 30,000 रुपये अगर कंसाइनर ने कंसाइनी के कस्टमर से अगर पैसा ले लिया 30,000 रुपये 3 महीने के बाद, तो अब कोई राइट टू रिसीव कंसाइनी का नहीं रह जाता उस डेटर पे। ठीक है, हम इस बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल वगैरह पे ना बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसमें बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट वगैरह होता है, जो कि अभी मैंने उसको लिमिट कर दिया, बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। बट तुम्हारा बिल्स पेबल मेच्योर हुआ, और मेच्योर हुआ तो पैसा चला गया अकाउंट से। अभी ये समझो, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो और डिस्कस करेंगे इस पे। यस सर, समझ गए। पक्का? यस सर। उसके बाद ऑन सेल्स बीइंग अफेक्टेड, अब उसने 55,000 का सेल्स करा है कि नहीं करा है? यस सर। करा है ना, 4/5 जो था यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ उसके बाद ये है ना कि 4/5 सेल करा है, तो सेल हम अपने बुक्स में नहीं दिखाएंगे, बट एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में पास ऑन करने वाला एंट्री दिखाएंगे, है ना, एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में पास ऑन करने वाला एंट्री, वो एंट्री क्या होगा?
ये तो ट्रेड रिसीवेबल्स या तो बैंक हो जाएगा, बैंक में या तो पैसा आया होगा, और टू EXE, राइट, टू EXE। उसके बाद क्या है, कमीशन 10% है ना, कमीशन 10% एक, तो कमीशन कितना मिलेगा, 55,000 पे 10% का कमीशन मिल गया, तो वो 5500। कंसाइनर को डेबिट कर दिया क्योंकि उससे पैसा मिलेगा, और दूसरा कमीशन इनकम हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट बताना, विदाउट सीइंग माई स्क्रीन, 600 रुपये का बैड डेट था, 600 रुपये का बैड डेट था, और यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, ऑर्डिनरी वाला केस है या डेल क्रेडे वाला केस है, तो हम कौन सा केस मानेंगे? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में कौन बियर करेगा 600 रुपये वाला लॉस? साइनर EXE। कंसाइनर बियर करेगा। तो हमने बैड डेट जब हुआ, बैड डेट हुआ तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स तो रिड्यूस हो जाएगा, Yes, sir. तो एक हम एंट्री बैड डेट टू ट्रेड रिसीवेबल्स डाल देते हैं। दूसरा एंट्री हमारा क्या जाएगा, क्योंकि अब ये मेरा एक्सपेंसेस नहीं है बैड डेट, तो हम बैड डेट को हटा देंगे और डेबिट किसको कर देंगे, कंसाइनर को। Container. अब तुम लोग ये भी आर्ग्यू कर सकती हो कि इतना एंट्री नहीं करके, इतना झमेला नहीं करके, नोट्स में मैंने इसलिए ये दो एंट्री दिखाया क्योंकि वहाँ पे मुझे डेल क्रेडे और ऑर्डिनरी को मैं साथ में नोट्स लिखाया था, तो तुम लोग को फ़र्क पता चले। बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी वाला हम क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुम डायरेक्टली भी ये भी एंट्री पास कर सकती हो सीधा। बैड डेट तो कैंसिल ही है ना, डायरेक्टली कंसाइनर टू ट्रेड रिसीवेबल्स पास करो, है ना, डायरेक्टली कंसाइनर बेसिकली EXE टू ट्रेड रिसीवेबल्स में पास कर सकती हो। नोट्स में अलग अलग दिखाने का ये कारण था कि तुम लोग को बाइफर्केशन पता चले डेल क्रेडे एंड उसमें, कि एक जगह बैड डेट कंसाइनर को पास ऑन कर देते हैं, एक जगह तुम्हारा खुद का खर्चा हो जाता है, तो कमीशन से सेट ऑफ कर देते हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। और जब आप अकाउंट को सेटल करोगे, तो पैसा आपके अकाउंट से जाएगा और EXE को पैसा मिल जाएगा 16,100 है ना। सोलह हजार एक सौ हमने कैलकुलेशन पहले देखा हुआ था ना इसका, 16,100 का, कि कैलकुलेशन फिर Yes, से देखना sir. पड़ेगा? नहीं सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है, तो हम इस पे इन्वेस्ट नहीं करते टाइम। ये वाला सिंपल लगा कि नहीं लगा एंट्री? Yes. यस सर। ये वाला सिंपल है, कंसाइनी का सिंपल होता है। कंसाइनर में थोड़ा क्या होता है कि इन्वेंट्री वगैरह का वैल्यू निकालना पड़ता है। कैसे इन्वेंट्री का वैल्यू निकालते हैं, हम 55,000 का 1/4 लेते हैं, 1/5 लेते हैं बेसिकली। 1/5 लेने के बाद जो भी डायरेक्ट वाले खर्चे हैं वो ऐड करते हैं, उसका 1/5 करते हैं, फिर खर्च इन्वेंट्री आता, तो वो सब थोड़ा झंझट है कंसाइनर वाले केस में। कंसाइनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। वैसे हम देख लेते, दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सेकेंड गाइज, सो क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 100 टॉयज कंसाइंड बाई रोजी एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा टू साहू ऑफ श्रीनगर एट अ कॉस्ट ऑफ 150 ईच। तो आपने 1000 टॉयज कंसाइन कराया, ठीक है, बाई रोजी यहाँ पे क्या हो गया, कंसाइनर है ना, साहू कंसाइनी होगी एट द रेट 150 ईच। 150 के रेट के हिसाब से आपने 100 टॉयज को भेजा है आपने। उसके बाद कंसाइनर ने क्या किया, फ्रेट पे करा है, 10,000 रुपये का फ्रेट पे करा है, 1500 का इंश्योरेंस पे करा है। अब क्या हो क्या रहा है, ड्यूरिंग द वॉयज बेसिकली जो सीप जो जाता है ना, उस रास्ते को, उस जर्नी को वॉयज बोलते हैं, है ना, जर्नी को वॉयज बोलते हैं, कि सीप का जर्नी को वॉयज बोलेंगे। 100 टॉयज वे टोटली डैमेज बाय फायर, ठीक है। जब वो शिप से ये टॉयज जा रहा था, जर्नी में आग लग गई और 100 टॉयज जल के डिस्ट्रॉय हो गया, एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड, मतलब वहीं से उसको फेंकना पड़ गया, ठीक है। 100 टॉयज हमने भेजा, उसमें से 1000 टॉयज हमने भेजा, उसमें से 100 टॉयज जल गया। अब ये जो जला है, ये नॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा? एबनॉर्मल लॉस होगा।
अब इसके हिसाब से हमारा, क्योंकि अकाउंटिंग डिफर कर जाएगा, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इट्स अ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, साहू टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग टॉयज। ठीक है, साहू को 900 टॉयज मिला होगा और उसने पे कर दिया 14,400 एज अ कस्टम्स ड्यूटी, है ना। कस्टम ड्यूटी 14,400 पे करा। ठीक है, साहू सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू रोजी फॉर 50,000 एज अ एडवांस। ठीक है, 50,000 का एडवांस भी दिया है। ठीक है, 14,400 एक क्या करा है साहू, साहू इज अ व्हाट, कंसाइनी। कंसाइनी ने एक तो 14,400 का एक्सपेंसेस इनकर कर दिया उसके बिहाफ में, दूसरा 50,000 का एडवांस पे कराया, है ना। और उसके बाद लेटर सेंट अकाउंट सेल्स शोइंग दैट 800 टॉयज एंड सोल्ड एट अ रेट ऑफ 220 ईच। ठीक है, उसने बाद में अकाउंट सेल्स भेजा जिसमें उसने दिखाया कि 220 रुपए के हिसाब से मैंने 800 टॉयज बेच दिए। ठीक है, और बाकी जो खर्चे हैं गोडाउन रेंट वगैरह में, एडवर्टीजमेंट वगैरह में, मैंने 2,000 रुपये और खर्च दिए। ठीक है, साहू वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर्स कुड नॉट पे द अमाउंट फॉर 5 टॉयज, और 5 टॉयज का पैसा नहीं मिला। ये क्या हो गया, बैड डेट हो गया। यस सर। बैड डेट कितने का हुआ, 5 इंटू 220, यस सर। है ना। You are required to prepare a consignment account, goods sent on consignment, inventories on consignment and Saho's account in the books of Rosie। किसके बुक्स में अब बनाना है, कंसाइनर की कंसाइनी, कंसाइनिंग। कंसाइनर, कंसाइनर के अकाउंट में बनाना है। तो कंसाइनर के अकाउंट में ही बनाने में थोड़ा मज़ा आता है, कंसाइनी तो बहुत सिंपल हो जाता है। कंसाइनर के अकाउंट में बनाना है। अगेन कंसाइनी का एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, अब वापस से कंसाइनर में आ गए हम। assuming that nothing has been recovered from insurers due to defect in the policy। बेसिकली हमने अब यहाँ पे आर्ग्यू क्या आएगा ना कि हमने इंश्योरेंस तो पे करा हुआ है, यहाँ पे 1,500 रुपये का इंश्योरेंस पे किया हुआ था। तो आइडियली तुम्हारे दिमाग में अगर खुरपाती दिमाग रहेगा तो क्या बोलेगा कि 100 टॉयज जो डिस्ट्रॉय होगा उसके अगेंस्ट कुछ क्लेम आना चाहिए। बट क्लेम के लिए बहुत सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी क्लेम मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से। तो क्योंकि क्लेम डिफेक्ट इन पॉलिसी, बेसिकली आपने कुछ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करा होगा, उस कारण से आपको क्लेम नहीं मिला है, तो जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है पूरा पूरा लॉस हो गया कंसाइनर का, है ना। तो और बोल रहा है कि साहू सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली। जो भी उसने बेचा था 800 टॉयज विथ जो भी 800 टॉयज से रिलेटेड जो भी अमाउंट था, डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एंड एडवांस पेमेंट, उसने अपना अकाउंट्स को बिल्कुल सेटल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नो सर। नहीं है ना। तो जब कोई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो ना, तो एग्जामिनेशन के लिए भी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जब बड़ा हो ना तो क्वेश्चन रिकैप टाइप का बनाया करो। थोड़ा बड़ा, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि जब आपका क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली जब दिखेगा ना, ये तो पूरा पेज में कम से कम दिखेगा, तो आपको उस टाइम पे ये लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन। यहाँ पे बुक में थोड़ा रिलेटिवली कम दिखता है, बट क्वेश्चन पेपर में ये कम से कम पूरा पेज का आता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में फॉन्ट साइज भी बड़ा होता है और उसका पेपर साइज भी थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए पूरा पेज में ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। सो इसलिए सारे डिटेल्स को नोट डाउन करना। कंसाइनर एंड कंसाइनी, कंसाइनर 1000 टॉयज कितने रुपए के हिसाब से, 150 के हिसाब से, है ना। ये बेचा कितना है, 800 टॉयज इंटू 220, है ना। उसके बाद हंड्रेड टॉयज डिस्ट्रॉयड, 100 एब्नॉर्मल लॉस। उसके बाद फ्रेट कितना था, फ्रेट 10,000 का था ना। यस सर। इंश्योरेंस 1,500 का था आई गेस, 1500। और इसने 14,400 का कस्टम ड्यूटी पे करा था ना।
Yes, sir. ठीक है, एडवांस कितना था? 50,000। 5। एनीथिंग एल्स? बैड डेट टाइप 5 इंटू होगा, बैड डेट 5 इंटू 220। यहाँ पर भी डेल क्रेडिट लिखा नहीं है तो कंसाइनर में जाएगा, राइट? यस सर। तो मेजर So, डिटेल्स हमने नोट डाउन कर लिया so है। advertisement, हाँ, एडवर्टीजमेंट वगैरह भी, अदर एक्सपेंसेस कुछ था। go down rent, हाँ, जो कि बेसिकली नॉर्मल खर्चा होता है। 2000. 2000 था क्या? Yes, sir. ठीक है, अब ये आप मैंने डिटेल नोट डाउन करा, क्वेश्चन देखा। अब इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को आपने ब्रेक डाउन कर दिया, आप वापस क्वेश्चन को उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप So commission, कमीशन कितना परसेंटेज है? 5% ना? 5%. यस सर। कमीशन 5%। 5% हो जाएगा बेसिकली 800 इंटू 220 का 5%, यही होना चाहिए कमीशन। तो 800 तो इस पे है ना, और कुछ अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा, जो कि अनसोल्ड स्टॉक होगा 100 स्टॉक हमारा अनसोल्ड स्टॉक होगा, जो कि इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट पे आ जाएगा। उसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज द वही हमारा क्वेश्चन का टफेस्ट पार्ट होता है कि इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। क्योंकि आपने 1000 टॉयज भेजा था, 100 डिस्ट्रॉय हो गया, उसके पास पहुंचा 900, 900 में से 800 बिक गया है। अब 100 क्या है, 100 स्टॉक क्या है, कंसाइनी के पास बचा हुआ है, जो कि कंसाइनर का ओनरशिप है। अब जब कंसाइनर अपना बुक्स बनाएगा तो उसमें उसको 100 स्टॉक दिखाना पड़ेगा, 100 स्टॉक दिखाना पड़ेगा, बट उसके वेयर हाउस में तो मिलेगा नहीं वो स्टॉक, वो मिलेगा कंसाइनी के पास मिलेगा। उसका वैल्यू हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, है ना? तो चलो कंसाइनमेंट अकाउंट देखते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहला क्या आएगा? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट टू गेट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आप पास करते हो तो डेबिट में टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 150, यस सर। तो 1,50,000। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। उसके बाद आपने खर्चे करे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस का, तो आप क्या एंट्री पास करते हो? खर्चे की जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हो, खर्चे की जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हो। और क्रेडिट क्या करोगे? बैंक से अगर आपका पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दो। क्यों कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हो? क्योंकि आप जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा और इनकम है ना, उसको एक जगह कंसाइनमेंट अकाउंट में लेकर आते हो, और उससे प्रॉफिट एंड लॉस कंसाइनमेंट का निकल जाता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो फिर मेन वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। ये तो आप लोगों को याद है? यस सर। Yes, sir. तो ये वाले एंट्री से कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है। उसके बाद सेल्स हमारा कितना हुआ? 800 इंटू 220, करो इसको कैलकुलेट। 1,76,000। यहां से देख कर नहीं बोले हो ना? सर कैलकुलेटेड है हाथ में। ठीक है, 1,76,000, राइट। अब साहो का कुछ कुछ एक्सपेंसेस है। साहो का एक्सपेंसेस के लिए हम क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू साहो, बेसिकली टू कंसाइनी अकाउंट। हम कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमें इसे पे करना पड़ेगा। तो कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करें, टू क्या होगा? टू साहो होगा, है ना? टू साहो एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस उसने करें 14,400 प्लस 2,000 प्लस ये 1,76,000 का 5% हो जाएगा, राइट? इसका 5%। कोई दिक्कत इसमें? इसका 5% होगा। और बैड डेट 1100 का बैड डेट, ये भी इसका खर्चा है, कंसाइनर का खर्चा है, तो कंसाइनर के खर्चे में आएगा 1100 का।
तो टोटल बन रहा है कितना, 26,300। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट निकालना है हमें, है ना, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे हमारा अकाउंट एक हमें दो चीज़ निकालना है। एक तो इन्वेंट्री निकालते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यू, क्योंकि हमारा हमें यहाँ पे क्या आ गया, ये कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने उस दिन भी बोला था, वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज सिमिलर टू परचेज, कि परचेज आया, एक कंसाइनमेंट को सोचो, कंसाइनमेंट को एज ए इंडिविजुअल बिजनेस समझो। तो कंसाइनमेंट में कुछ सामान आया, दैट इज इक्विवेलेंट टू परचेज। ये क्या, परचेज क्या हमेशा कॉस्ट पे होता है ना, कॉस्ट पे था ये। फिर हमने कुछ सेल्स कराया, 1,76,000 पे सेल्स आ गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, परचेज होता है, सेल्स होता है, खर्चे होते हैं, होता है कि नहीं होता है, डेबिट में फिर खर्चे होते हैं, और फिर हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री आता है, क्रेडिट में आता है कि नहीं आता है, यस सर। Yes, sir. क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है। वैसे यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री डालना पड़ेगा। और मैंने लॉजिक भी बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों आता है। यस सर। उसका लॉजिक ये है कि हम वहाँ से कॉक्स कैलकुलेट करते हैं। Cost of goods sold. हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज आवर एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे जो हमने एक्सपेंसेस करा 1,50,000, 1,50,000 का हमने कंसाइनमेंट में मंगाया था, प्लस हमने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह भी करे हैं। तो हमने जो कंसाइनमेंट में सामान मंगाया प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हमने कितने यूनिट्स के लिए करा था, 1,000 यूनिट्स के लिए। अभी ओवरऑल माने 1,000 यूनिट्स के लिए करा है, 1,000 यूनिट्स के लिए करा है ना, बट हमारा बिका कितना है, 800, मतलब स्टॉक में अभी भी 100 बचा है। यस तो सर। 100 से रिलेटेड खर्चा हम नहीं दिखा सकते ना। तो 100 से रिलेटेड जो खर्चा है वो यहाँ पे हमें वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। 100 से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो हमें वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्चुअली एक ट्विस्ट है। देखो, एबनॉर्मल लॉस भी 100 यूनिट्स का हुआ है, इन्वेंट्री भी मेरा 100 यूनिट्स का है। अब क्वेश्चन देख कर ही तुम्हें अमाउंट देखकर फर्क लग रहा है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। एक लॉस Yes, sir. एक यूनिट का एक बार 100 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 16,150, एक बार सेम 100 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 17,750। ऐसा क्यों हो सकता है? वो एबनॉर्मल लॉस इसलिए है। नहीं नहीं, क्यों? कैलकुलेट करो पहले एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेट करो 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस होना कितना चाहिए। 16,150 को भूल जाओ, डायरेक्टली कैलकुलेट करो। कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? लग रहा है होगा, तो टाइम इन्वेस्ट करो। So एबनॉर्मल लॉस में इंश्योरेंस एंड फ्रेट चार्जेस भी होगा। यस, हमने इस चीज़ को डिस्कस भी करा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो जिस टाइम पे एबनॉर्मल लॉस हो रहा है ना, उस टाइम का तक का डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा। जिस टाइम हो रहा है
और ये इसलिए ये क्वेश्चन का ब्यूटी वहीं पे है, ये क्वेश्चन का ब्यूटी यहीं पे है कि आपको एक्सपेंसेस का टाइमिंग देखना है। फ्रेट एंड यस सर। इंश्योरेंस तो क्या है कि आपका स्टार्टिंग में लग गया कि आपको सामान भेजना है, उसी टाइम पे आपको फ्रेट देना पड़ेगा, और दूसरा इंश्योरेंस भी है, उसी टाइम पे इनकर हो गया। तो और सामान डिस्ट्रॉय तो रास्ते में हुआ है, तो आपका यस फ्रेट सर। और इंश्योरेंस तो आ जाएगा। सिंपल है, समझो। 1,50,000 प्लस 11,500, है ना। 1,50,000 प्लस 11,500 कितना होता है? 1,61,500। यस सर। ये कितने यूनिट्स के लिए है? 1,000 यूनिट्स के लिए है। यस सर। ये 1,000 यूनिट्स के लिए है ना टोटल कॉस्ट। हम्म। हमें कितना यूनिट के लिए निकालना? 100 यूनिट के लिए। 100। तो हमारा 100 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 16,150। ठीक है, तो हमने एबनॉर्मल लॉस 16,150 हटा दिया। हम क्यों हटाते 16,150? क्योंकि हम कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हैं, एबनॉर्मल लॉस को एक्सक्लूड करके। और मैंने इसका रीज़न भी बताया था कि अगर ऐसा नहीं करें तो हम गलत डिसीजन ले लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करें तो गलत डिसीजन ले लेंगे। क्योंकि हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि अगर मान लो कंसाइनमेंट में 7 लाख रुपए का लॉस आ रहा है, तो नॉर्मली तुम देखकर बोल दोगे ठीक है कंसाइनमेंट को बंद कर दो। बट तुम्हें फर्दर एनालाइज करके ये पता चला कि 10 लाख रुपए का तो लॉस फायर की वजह से था। एक्चुअल में कंसाइनमेंट से तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, बट क्योंकि 10 लाख रुपए का लॉस फायर की वजह से हो गया, तो नेट में लॉस 7 लाख रुपए का हुआ। तो जब तुमने 10 लाख रुपए का लॉस को साइड कर दिया तो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था। तो क्यों तुमने फिर डिसीजन लिया कि ये तो लॉस फायर का अभी सिर्फ हुआ है ना, नेक्स्ट पीरियड में तो नहीं होगा ना, तो तुमको कंसाइनमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। तो ये लॉजिक था। तो 150 हटाया। अब ये बताओ, यहाँ तक तो निकल गया, ये कॉस्ट, इतना कॉस्ट तो इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट में भी आएगा। अब बताओ इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट 17,750 कैसे हो गया? सेम 100 यूनिट्स हैं, सेम 100 यूनिट्स का वैल्यू ज़्यादा कैसे हो गया? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो मज़ा से ट्रैक कर लोगे। सो कस्टम ड्यूटी। बताओ मुझे फाइनल आंसर बताओ। ऐसे इफेक्ट्स, बट नहीं, कॉन्फिडेंट होकर मुझे आंसर दो। सर कस्टम ड्यूटी भी तो उन्होंने पे किया है ना। राइट, तो कस्टम ड्यूटी पे तो करा है, बट फिर इसमें क्यों नहीं आया? अब नॉर्मल लॉस में क्यों नहीं आया? देखो सिंपल है, मैंने क्या बोला, टाइमिंग देखने के लिए। फ्रेट एंड इंश्योरेंस जब सामान भेजे उसी टाइम में इनकर हो गया, पे करो नहीं करो, इनकर तो उसी टाइम पे हो गया। हाँ, इनकर तो उसी टाइम में हो गया ना। यस सामान सर। यहाँ पर रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। सामान रास्ते में डिस्ट्रॉय हुआ है। कस्टम ड्यूटी बेसिकली होता है जब तुम कस्टम्स पे क्लियर करवाते, सामान यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे बॉर्डर पे कस्टम्स पे जब क्लियर करवाओगे तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो कस्टम ड्यूटी तुम कितने सामान का भेजोगे, पे करोगे? 1,000 का या 900 का? 900। 900 का ही पे करोगे। पहुंचा ही 900 यूनिट्स, तो 900 का एक कस्टम ड्यूटी तो पे करना पड़ेगा। आज नॉर्मली भी इंडिया से जो हमारा सामान इंपोर्ट होकर नेपाल में आता है, चाहे नेपाल से इंडिया जाएगा, तो फॉर एग्जांपल इंडिया से जो भी जैसे लग्जरियस गाड़ी, कार्स वगैरह आती है, लग्जरियस जो भी कार आएगी, तो जो नंबर ऑफ व्हीकल्स के हिसाब से ही कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि जो फैक्ट्री से मान लो 100 गाड़ियाँ निकली और 5 गाड़ी रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गई,
तो ऐसा तो नहीं कि जो डिस्ट्रॉय हो गया उसका भी कस्टम ड्यूटी नेपाल गवर्नमेंट मांगेगा, नहीं मांगेगा ना। No, ये sir. Yes, तो sir. इस पे तो कस्टम ड्यूटी सिर्फ 900 यूनिट की लगेगी, है ना, सिर्फ 900 यूनिट की लगेगी। और ये 900 यूनिट ही हमारा इन्वेंट्रीज में भी जा रहा है, राइट। तो ये जो 900 यूनिट में है, ये वाला कस्टम ड्यूटी वाला अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट ये 1400 400 इस 100 यूनिट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि उस 100 यूनिट के लिए तो हमने पे ही नहीं करा था, राइट। तो हमारा कस्टम ड्यूटी 14,400 डिवाइडेड बाई 900, राइट, कितना होता है पर यूनिट। हमने कितना पे करा, 16 रुपये पे करा। तो हमने Yes, sir. फॉर 100 यूनिट 1600 रुपये कस्टम ड्यूटी पे करा। तो 16,150 में 1600 और जोड़ दो, ऐड कर दो, 16,150 में 1600 और ऐड कर दो, तो 17,750 होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट का भी वैल्यू आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस तो निकल जाएगा। अब इसमें से देखो और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, सन्ड्री एडवर्टीजमेंट वगैरह के एक्सपेंसेस तो हम इन्वेंट्री में ऐड करते नहीं है, कमीशन भी नहीं ऐड करेंगे और बैड डेट भी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। सिर्फ हमने कस्टम ड्यूटी को कंसिडर करा, और ये 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस था। कोई डाउट? No, sir. आगे का लेजर्स तुम लोग खुद देख लेना, इसमें और भी लेजर्स वगैरह पूछा हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो। इसमें यही एक कंसाइनमेंट अकाउंट ही थोड़ा दिक्कत करता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। बट स्टिल अगर कोई दिक्कत करे, जैसे साहू का अकाउंट है, तो साहू का अकाउंट में खर्चे वगैरह जो हमारे भी आप में पे करा वो आ गया, जो उसने एडवांस दिया वो आ गया, ठीक है। नेट में उसने टोटल उसने सेल्स करा, इतना देना था, इतना मेरे भी आप में खर्चा कर दिया, और इतना 50,000 का एडवांस दे दिया। नेट उसने कितना पे करना है वो अमाउंट आ गया, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साहू का अकाउंट बनाने में। फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? No, sir. ठीक है। अगेन इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। ब्रेक वगैरह तो नहीं चाहिए ना, लाइक अब एनर्जी बची है ना? Yes, sir. काफी ज्यादा न्यू ईयर नहीं मनाए तो सब सारी एनर्जी यही है। वेरी गुड, नाइस। मैंने भी नहीं मनाया, तो मेरे भी एनर्जी बची हुई है। सो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, नाइक स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली, नाइक स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइंड 1000 शूज टू एडिडास कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे कंसाइनर हो गया नाइकी, और एडिडास क्या हो गया, कंसाइनी। 100 शूज भेजा है 150 के हिसाब से, 100 शूज एट द रेट ऑफ 1500 ईच, इनवॉइस्ड एट 2000 ईच। मतलब अब ये ध्यान देना, इसको कॉस्ट कितना पड़ा है, नाइकी को कॉस्ट पड़ा है 1500 रुपये। उसने जब जो परफॉर्मा इनवॉइस जो बनाते हैं ना, हमने बोला था एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाएंगे, Yes, याद sir. है? प्रोफोमा इनवॉइस में जो रेट लिखा है वो 2000 के हिसाब से रेट लिखा है, ठीक है। उसके बाद कंसाइनर 10,000 रुपये का फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस 1500 का पे करा है, ठीक है। ड्यूरिंग टाइम ट्रांजिट 10 शूज वेर टोटली डैमेज्ड, ठीक है, ये भी दे दिया। अभी तक पिछले के क्वेश्चन जैसा ही चल रहा है, एक बस डिफरेंस क्या था, परफॉर्मा इनवॉइस वाला केस है। उसके बाद बोल रहा है एडिडास टुक अ डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग शूज, मतलब 10 शूज डिस्ट्रॉय हुआ, रिमेनिंग शूज का डिलीवरी ले लिया, एंड पेड ऑक्ट्रोय ड्यूटी ऑफ 1530, ठीक है। ऑक्ट्रोय ड्यूटी भी सिमिलर टू कस्टम्स ड्यूटी है। उसके बाद बोल रहा है एडिडास सेंट बैक अ बैंक ड्राफ्ट टू नाइकी ऑफ 50,000 का एडवांस भी दे दिया, एंड लेटर सेंट एन अकाउंट सेल्स
showing 80 shoes has been sold at a rate of 2200 each। तो 2200 के हिसाब से 80 शूज को बेच दिया। एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000 का इनकर कर दिया कंसाइनी, एंड एडिडास इज एंटाइटल टू 5% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस। अब यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करने समय में यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, 5% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल्स प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। कमीशन का फंडा समझ में आया कि नहीं आया, कि सुन ही नहीं रहे क्वेश्चन को? समझ में नहीं आया लास्ट लाइन। ठीक है, ये एग्जैक्टली पहले जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत इसमें मसाला है। तो मतलब एक्चुअली ना तुम लोग पिछले वाला क्वेश्चन को इग्नोर भी करके डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा एडिशनल मसाला है। एक मसाला क्या था, परफॉर्मा इनवॉइस है, क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस प्राइस कितना है, 2000 है। ठीक है, तो समझो जब कंसाइनमेंट में जा रहा है, कंसाइनमेंट में जब जा रहा है शूज़, तो इसको 1500 रुपये का कॉस्ट था, बट जब इसने बिलिंग करा ना, परफॉर्मा इनवॉइस बनाया, वो 2000 के हिसाब से बनाया। परफॉर्मा 2000 के हिसाब से बनाया, और इसने जो फर्दर सेल करा है ना एजेंट ने, कंसाइनी ने, वो 2200 में सेल करा है। तो कमीशन क्या बोल रहा है, कमीशन ये बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस जो है ना, इनवॉइस प्राइस कितना है, 2000 रुपये। इस प्राइस पे तो 5% का कमीशन मिलेगा, है ना। और ये जो 200 रुपये का जो डिफरेंस है ना, 200 रुपये, इस पे 25% मिलेगा कमीशन। ठीक है, तो पर यूनिट कमीशन कितना होगा बताओ? फटाफट बताओ, पर यूनिट कमीशन कितना होगा? नॉर्मल 8th क्लास का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, या क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो बता दो, क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। बेसिकली क्या बोल रहा है, इसका कॉस्ट, कंसाइनर का कॉस्ट एक शूज का, जब वो खरीद रहा है खुद के लिए, मेरे तरफ देखो, वीडियो में देखो, कंसाइनर जब खुद के लिए खरीद रहा है वो 1500 में लिया। ठीक है, अब मान लो तुम कंसाइनी हो, ठीक है विशाखा, तुम कंसाइनी हो, तो मैं जब परफॉर्मा इनवॉइस बना रहा हूँ ना, तो उसमें लिख रहा हूँ 2000 रुपये। तुम्हें नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को 1500 रुपये में आया सामान, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि 2000 का सामान है। ठीक है, 2000 का सामान है, अब तुम 2000 में बेच दो या 2000 से ऊपर बेचना। मैंने इसलिए 2000 बताया कि तुमको मिनिमम 2000 में बेचना है वो सामान को, 2000 से कम में मत बेच देना। तो तुम्हें 2000 का मिला, और मैंने क्या बोला कि जो 2000 में तुम्हें 5% का कमीशन मिलेगा, मतलब 2000 तक तो तुम्हें 5% का कमीशन मिलेगा, और 2000 से ऊपर अगर बेचे ना, मान लो 2100 में बेचे, 2200 में बेचे, 2300 में बेचे, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो तुम मुझे दे रहे हो ना, जो भी तुम एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे लाकर दे रहे हो, उसमें तुम्हें 25% मैं दे दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो 2000 में तो 5% का कमीशन हो गया, और जो एक्स्ट्रा 200 है, यहाँ पे 2200 में बेचे हो, तो जो एक्स्ट्रा 200 है उसमें 25% कमीशन है। तो पर यूनिट कमीशन कितना निकलेगा? 50 रुपए। 50 रुपये? आर श्योर? अरे शायद। टोटल मैं कमीशन का बात कर रहा हूँ, टोटल ये वाला कमीशन प्लस ये वाला कमीशन मिलाकर। और दोनों कमीशन मिला के, एक सेकंड ऑफ कोर्स सर। टोटली, एक यूनिट पे तो टोटली कमीशन दोगे ना। 150। तो हाँ, इसका 100 रुपये हो गया, है ना, और इसका 50 रुपये हो गया, तो 150 रुपये कमीशन हमारा बन गया पर यूनिट। ठीक है, तो तुमने ये कमीशन को डिकोड कर लिया कि तुमको जितना भी सेल हुआ है उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, वही कमीशन बनेगा मेरा। तो एक चीज़ तो तुमने डिकोड कर लिया कमीशन, जो कि मेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम था। बाकी तो ऐसा सेम ही पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तुमने कितना सामान भेजा है, 100 इंटू 1500 ईच, तो अगेन 1.5 लाख रुपए का तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाएगा। एक सेकेंड,
200 के हिसाब, सॉरी 2000 के हिसाब से भेजा है ना, 1500 के हिसाब से नहीं भेजा है ना, 2000 के हिसाब से भेजा है, 100 यूनिट्स, राइट। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख रुपए हो जाएगा। किसी यहाँ पे डाउट तो नहीं है ना? 900। ठीक है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस ये लगा था, राइट। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 11,500 का लगा था। उसके बाद ऑक्ट्रोय ड्यूटी, गोडाउन रेंट, कमीशन 12,000 का। कितना यूनिट्स इसने बेचा? 80 यूनिट्स बेचा है ना। यस सर। 80 यूनिट्स को 150 से मल्टीप्लाई करो, यस सर, 12,000। 12,000 आ गया है ना। अब इसने 1,76,000 रुपये, 1,76,000 रुपये का सेल्स प्रोसीड है, राइट। यस सर। है ना। 1,76,000 रुपये का सेल्स प्रोसीड है। अब यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस सेम कैलकुलेशन हो गया, 16,150। कैसे 16,150 आया? अब देखो एबनॉर्मल लॉस जब कैलकुलेट कर रहे हो ना, यहाँ पे ध्यान रखना, तुम्हें क्या कौन सा रेट लेना पड़ेगा? 2,000 वाला रेट नहीं लेना है, 1,500 रुपये वाला रेट लेना है। लॉजिक समझ रहे हो? क्योंकि लॉस तो एक्चुअली 1,500 का ही हुआ है ना। यस सर। तो 1,500 रुपये का रेट लेना है। 1,500 इंटू 10 यूनिट था, 10। 10, और प्लस 11,500 का, 11,500 डिवाइडेड बाई 10, तो 1,150। तो ये सिमिलर एग्जैक्टली सेम अमाउंट आएगा जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे दो Yes, तीन sir. चीज़ क्या चेंज हुआ है ना, वो 2,000 रुपये वाला फंडा आने के कारण 2-3 चीज़ क्या चेंज हो गया। एक तो जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो आप 2,000 के हिसाब से दिखा रहे हो, बट आपने इक्विवेलेंट क्या करा? आपने 500 से ज़्यादा का एंट्री डाल दिया। आपने भेजा एक्चुअली में 1.5 लाख रुपए का गुड्स, बट आपने दिखा कितना दिया? 2 लाख रुपए दिखा दिया। तो जो आपने ज़्यादा दिखाया है ना, उसको आपने यहाँ पे रिवर्स कर दिया 50,000 को। ये बिल्कुल इलॉजिकल है, बट स्टिल ऐसे आपको करना पड़ेगा कि आपने नेट में आपने कितना करा? 1.5 लाख रुपए का एंट्री डाला है। एक्चुअल में 1.5 लाख का एंट्री डालना चाहिए था, क्योंकि आपका कॉस्ट तो वही है ना। जस्ट बिकॉज Yes, आपने sir. कंसाइनी को एक अमाउंट लिख कर भेज दिया 2,000 रुपये का, उससे आपका कॉस्ट तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। समझ रहे हो यस सर। कि नहीं? समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है? कैसा है समझ में आ रहा है। गुंजन? सर भी लास्ट का नहीं समझ आया। तो पूछना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। यस सर। मस्त म्यूजिक आ रहा था यार, कहीं से चलने दो। यस सर। मस्त म्यूजिक आ रहा था। छोटी गा रही थी क्या? बोल देना भैया ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, वेरी गुड सिंगर, लाइक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स शी कैन सिट beside you and we can have a little melody along with the classes. तो उससे अच्छी वॉइस तो मेरी ही है। Come on. So now concentrate here. यहाँ पे थोड़ा ये वाला डिस्कशन ना हमने पहले भी करा था, बट अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है तो ये बेटर समझ में आएगा।
पहले ये बात बताओ, पहला इससे पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था ना एकदम अच्छे से? इससे पहले Yes, वाला sir. जो इलस्ट्रेशन हमने करा था एग्जैक्टली वही इलस्ट्रेशन है, एग्जैक्टली सिमिलर इलस्ट्रेशन है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि हमने क्या बोला कि 1500 रुपये का शूज़ था जो कि 2200 में बिका है, वहाँ पे बस एक जीरो का फर्क है। वहाँ पे 150 में 150 का कॉस्ट था, 220 में बिक रहा था, ऐसा ही था ना लास्ट क्वेश्चन में? 150 का हमारा कॉस्ट था, 220 में बिक रहा था। यहाँ पे 1500 का कॉस्ट है, 2200 में बिक रहा है। देखो ना पिछला क्वेश्चन को, ऐसा ही मिलेगा। हाँ ना बोल दिया करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मुझे भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है यार। Yes, sir. देखो देखो 150 रुपये में आया था, बेचा 220 में, समवेयर यू कैन सी 220। क्वांटिटी में यहाँ पे 1000 टॉयज था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसको 100 कर दिया है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। कमीशन वाला एक चेंज आया और दूसरा वो 2000 को बीच में घुसा दिया। तो ये वाला क्वेश्चन तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 तो समझ में आ ही गया था। Yes, sir. देखो अब इलस्ट्रेशन 4 में क्या है, ये 100 क्वांटिटी है ना? बट जब भेज रहे हो ना तो 2000 लिख कर भेज रहे हो, 2000 लिख कर भेज रहे हो। तो दो तीन चीज़ को समझो, कंसाइनमेंट अकाउंट में दो तीन चीज़ क्या आता है। एक तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओह माय गॉड, it's acting a bit weird. Let me reopen. सेटिंग वेरी स्लो एक्चुअली, काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर चल रहा है ना बैकग्राउंड में, तो वो भी थोड़ा वापस से देखना। मैंने क्या बोला, 1500 का था। ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी वियर्ड। होपफुली यहाँ पे कुछ ना हो। अब जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है इसमें गुड सेंट आता है। नॉर्मल केस में कितना डालते हैं, 1.5 लाख रुपए गुड सेंट, राइट? अब Yes, यहाँ sir. पार्टिसिपेशन चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना? 1.5 लाख रुपए डालते। और हमारा इन्वेंट्री कितना निकल जाता, मान लो 100 यूनिट्स का इन्वेंट्री है, तो हमारा 15,000 का इन्वेंट्री। अभी सारे खर्चे वगैरह को हटा देते हैं तो 15,000 का इन्वेंट्री आ जाता। मान लो 100 यूनिट बचा हुआ है, 10 यूनिट सॉरी बचा हुआ है, तो 15,000 का इन्वेंट्री आ जाता।
Yes, sir. और एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना हो जाता? अगर हमारा एबनॉर्मल लॉस भी 10 यूनिट का है तो अगेन 15,000 का एबनॉर्मल लॉस भी आ जाता। अगेन खर्चे वगैरह से हमारा फ़र्क पड़ गया था, हमने जो कि एग्जांपल में देख लिया कि इंश्योरेंस एंड फ्रेट वाला एबनॉर्मल लॉस में आया था और उसमें प्लस हमें कस्टम्स ड्यूटी करना पड़ा फॉर इन्वेंट्री, राइट? वो वाला तो क्लियर था ना, वो वाला पार्ट? Yes, sir. ठीक है, तो ये सब हम ट्रीटमेंट करते हैं। बट यहाँ पे 2000 का एक नया इशू क्रिएट किया गया। तो 2000 से हम हमारा हो क्या गया, गुड सेंट हमने क्या कर दिया, 2 लाख का कर दिया कि नहीं कर दिया? 2000 Yes, इंटू sir. 100। बट अब हमें इसमें कितना से हमने अमाउंट को बढ़ाया हुआ है? 50,000 से। Yes, sir. Yes, sir. तो बाई गुड सेंट अगेन कर देना पड़ेगा क्रेडिट में 50,000, ताकि हमारा यहाँ पे दिखे कि हमें 2 लाख में हमने भेजा है, जस्ट कि हमें पता चले कि हमने 2 लाख में भेजा है, वो हमने 2 लाख दिखाया है। बट हमें अकाउंटिंग पर से तो 1.5 लाख का ही सामान भेजा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे 50,000 रिवर्स कर देते हैं ये वाले केस में। दूसरा, एबनॉर्मल लॉस को एज इट इज़ वैसे ही कंप्यूट करो। कैसे कंप्यूट करो एबनॉर्मल लॉस को? कॉस्ट लो, 1500 का कॉस्ट लो, इंटू 10 प्लस जो भी खर्चे हैं उतना उसका प्रोरेटा निकाल दो। तो एबनॉर्मल लॉस सिंपल वही आएगा, 15,000। इन्वेंट्री हो जाएगा, इन्वेंट्री में दिक्कत है अगेन। इन्वेंट्री कितना यूनिट है? 10 यूनिट हमने इन्वेंट्री बोला। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2000 के हिसाब से कंप्यूट करना पड़ेगा, 20,000। बट अगेन यहाँ पे 2 कर देंगे, इन्वेंट्री रिजर्व। अब कितना से इन्वेंट्री बढ़ा हुआ है? 5,000 से। Yes, sir. 5,000। तो नेट नेट अकाउंटिंग सेम हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. बस हमें क्यों, ये इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए होता है कि हमें यहाँ पे ये देख कर पता चले कि हमें 20,000 वाली इन्वेंट्री बची हुई है जो 20,000 में बिक सकती है। हमने 2 लाख बराबर का बिकने वाला सामान भेजा है, समझ रहे हो इंटरप्रिटेशन? 2 लाख का कॉस्ट का सामान भेजा है और 2 लाख में जो बिक सकता है वो सामान भेजा है। तो अगर आपको इस तरीके से चाहिए कि 2 लाख में जो बिक सकता है उतना का सामान भेजा है हमने, तो ऐसे लिखोगे। अगेन 50,000 यहाँ पे रिवर्स कर दिए, 20,000 का इन्वेंट्री दिखाए, 5,000 रिवर्स कर दिए। कोई दिक्कत, अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं? Yes. हो गई। तो चलो अब क्वेश्चन में उसी सॉल्यूशन को देखते हैं। दो लाख समझ गए यहाँ पे, और 50,000 समझ गए, Yes, sir. और यहाँ पे 16,150 भी समझ गए। 16,150 कैसे निकला? 2 लाख नहीं, 1.5 लाख, राइट? 1.5 लाख प्लस 11,500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 है ना। 1,61,500 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, 16,150 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। नहीं दिक्कत। अब इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे निकलेगा? 1530 को 90 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 17 है, राइट? 17 पर यूनिट हमारा कॉस्ट निकल गया ऑक्ट्री का। Yes, sir. 17। अब कितना हमारा इन्वेंट्री में है? 10 यूनिट, हाँ। 170। तो 16, अब देखो 170 में ऐड करना है, और इन्वेंट्री में कितना यूनिट्स है हमारा? 10.
10 यूनिट्स है। और हमारा ये भी जाएगा 11,500। 11,500 का भी अगर हम 100 से डिवाइड करते थे तो 115। यस सर। यस सर। तो 17 प्लस 115 प्लस 2,000, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 332। 330। नहीं नहीं, 21,320। ये इन्वेंट्री Yes, का sir. वैल्यू निकल गया। यस सर। अब इस 2,000 में ये 500 से बढ़ा हुआ था, बढ़ा यस हुआ है कि सर। नहीं? तो 500 इंटू 10, 5,000 से हमने इन्वेंट्री रिजर्व क्रिएट कर दिया यहाँ पर। यस सर। आइडियली कितना होना चाहिए था? ये 16,320 होना चाहिए था, मतलब 16,150 में 170 रुपये ऐड करते हैं तो 16,320 होना चाहिए था। यही होना चाहिए था ना हक से तो इसका। यस सर। हमने 5,000 बढ़ा दिया, 5,000 तो फिर यहाँ पे रिवर्स भी कर दिया। यहाँ पे 50,000 बढ़ाया तो 50,000 रिवर्स भी कर दिया। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटमेंट यहाँ पे चेंज होता है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे देख लोगे, और यहाँ पे वैसे कैलकुलेशन वगैरह भी दिया हुआ है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो अब यहाँ पे होमवर्क क्या होगा आप लोगों का फॉर टुमारो, कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 था ना, ये यस सर, 4 था। 3 एंड 4 करना है। 3 एंड 4 में मैं पहले ये बोला था कि 4 कर रहे हो तो 3 को इग्नोर कर देना, बट नहीं, 3 भी करो 4 भी करो, क्योंकि दोनों का मेथड अलग है। कि 2,000 वाला केस है तो क्या करना है, बिना 2,000 वाले केस में क्या करना है। फुल क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ साथ बाकी अकाउंट्स भी बनाने का कोशिश करना। वो बाकी अकाउंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसलिए हमने डिस्कस नहीं करा, बट अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बट ये स्ट्रिक्टली आप लोगों का होमवर्क हुआ कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 4 करना है। कर लोगे ना? यस सर। ठीक है। एंड विशाखा, क्लासेस वगैरह आप चल रहे हैं ना, सही से जा रहे हो ना? यस सर। पक्का मिस नहीं कर रहे हो ना? यस। यस सर। झूठ नहीं बोलना, मेरे से झूठ बोलोगे मतलब अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो जाना है, अभी तक तो नहीं आया था, कल से जाना है। जाना है। देखो, कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है, क्लासेस जा नहीं पा रहे हो, चाहे कोई ऐसा एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी, प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी। पर्सनल टाइम सेटअप कर लो। इनफैक्ट कल अगर कोई भी डिस्कशन करना है, टुमारो विल बी माई लास्ट डे ऑफ हॉलीडेज़, फिर मेरा ऑफिस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी हम डिस्कस तो कर ही सकते हैं। बट प्लीज़ 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 अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ डू कनेक्ट, टाइम सेटअप कर लो, बिफोर इट्स टू लेट, है ना? यस सर। कर लो, हम डिस्कस करेंगे, लाइक वील हैव अ फ्रेंडली डिस्कशन। ठीक है, यस यस सर। ओके चलो सर। जी, चलो जी। और कोई डाउट, कोई बिफोर वी एंड द क्लासेस? नो सर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।